दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल है और मैं उपस्थित हूं क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज की अगली वीडियोज लेकर। दोस्तों, पिछली जो वीडियोज थी उसमें हमने चार्जशीट तक की बात की थी कि न्यायालय में इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट जब प्रस्तुत की जाएगी तो क्या प्रक्रिया होगी। मैंने आपको समनिंग ऑर्डर के बारे में भी बताया था, चार्जशीट के बारे में भी डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे वाली वीडियो इसकी देखकर तब आप आएंगे यहाँ तो ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि चार्जशीट भी न्यायालय में आ जाए, आपके अगेंस्ट समनिंग ऑर्डर भी हो जाए, तब आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने उसी वीडियोज में कवर करके आपको बताया था कि जब आपके खिलाफ समनिंग ऑर्डर हो जाएगा तो आप बेल करवाएंगे। बेल के बाद में आप जो है वो फाइल पर प्रेजेंट हो जाएंगे, आप उपस्थित हो जाएंगे कि भैया अब हम मुकदमे को प्रोसीड करना चाहते हैं। और इसके बाद की स्टेज जो होती है वो होती है चार्ज की स्टेज, कि आपके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुकदमा चार्ज फ्रेम होने से पहले खत्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ रेमेडी होती है। चार्ज से पहले क्या करना होता है, पहले इस बातों पर चर्चा करते हैं। और इसका प्रयोग आप अगर अधिवक्ता हैं तो आपको करना ही चाहिए। आप अच्छे अधिवक्ता की श्रेणी में आएंगे अगर इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो। क्योंकि मुकदमा चलने से पहले ही खत्म हो जाए मुकदमा आपके क्लाइंट का तो आपसे कितना प्रसन्न होगा। अब आपको भी सेटिस्फैक्शन होगा कि भाई ट्रायल का है, साल 2 साल लड़ना, हम पहले खत्म कर लें। तो होता क्या है, जब आप समनिंग ऑर्डर आपके अगेंस्ट हो गया, आपने बेल करवा ली और पेशियों पर आने लगे, तो प्रक्रिया क्या होगी। पहली प्रक्रिया जो होगी, जो आप कर सकते हैं, ये 207 सीआरपीसी था शायद पुराने कानून में, लेकिन अब नए कानून में ये 230 हो गया है, बीएनएसएस। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा इस सेक्शन में वो समझते हैं। ठीक है, ये सेक्शन है सप्लाई टू एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। जब आपके अगेंस्ट अब केस चलना है, आपके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम होना है, तो आपको चाहिए भी तो कि आपके अगेंस्ट क्या चार्जशीट आई है, कैसे क्या आया। तो लीगली ये प्रोविजन है कानून में कि आपको पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट की कॉपी प्रोवाइड करवाई जाए, आपको दी जाए सारी चालान की कॉपी। यही सेक्शन में कहा गया है। इन एनी केस where the proceedings had been initiated on a police report, that magistrate shall without delay and is no case beyond 14 days from the date of production or appearance of the accused, furnish to the accused and the victim, if represented by an advocate, free of cost, a copy of each of the following। यानी कि जो भी अगर उसके अगेंस्ट जो एक्यूज है उसके अगेंस्ट केस इनिशिएट हुआ है तो उसे ये कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। क्या कॉपी दी जाएगी, द पुलिस रिपोर्ट यानी कि चार्जशीट, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर 173, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 180 ऑफ ऑल पर्सन्स whom the prosecutions process to examine as its witness, including therefrom any part in regard to which a request of such exclusion has been made by the police officer under subsection 7 193। यानी कि जो भी बयान कराए गए हैं, जो भी विटनेसेस के बयान कराए गए हैं, उनकी सारी चीजों की कॉपी एक्यूज्ड को दी जाए। यही सेक्शन का उद्देश्य है। द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 183, ये जो 161 और 164 का जो मामला है वो 180 183 शायद हुआ है, उसी का ये मामला है। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट दियर ऑफ फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 193। जितनी भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले। यह प्रक्रिया होगी आपकी जब आप प्रेजेंट हो जाएंगे वहां के केस पर तब। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, मान लिया आपको सारी कॉपी मिल गई, आपके पास सारी कॉपी आ गई, और अब क्या करेंगे जज साहब, अब जज साहब कहेंगे कि आपके अगेंस्ट अब चार्ज फ्रेम होना है, चार्ज बनाया जाए आपके अगेंस्ट। तब क्या करना है आपको, तो चार्ज से पहले की भी स्टेज होती है डिस्चार्ज की।
डिस्चार्ज का सीधा आशय ये होता है, सरल भाषा में यदि आपको बताएं हम, डिस्चार्ज का आशय ये होता है कि फर्जी साल 2 साल इस पे केस मत चलाइए, इसमें मेरे खिलाफ केस बन ही नहीं रहा, यहीं से मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, यहीं से केस खत्म कर दीजिए, न्यायालय का जो कीमती समय है इसको बर्बाद मत करिए। ये होती है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन। आपके पास सारी चीजें आ गई, आपके पास केस डायरी आ गया, आपके पास पुलिस रिपोर्ट आ गई, सारी डिटेल जब आपके पास आ गई तो आप उसे पढ़ेंगे, उसमें देखें कि आपके अगेंस्ट केस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, फर्जी ट्रायल में जाके खत्म होने वाला है। अगर आप जज को ये विश्वास दिला ले जाते हैं कि इसमें ट्रायल करना बेकार है, ये जाकर खत्म ही हो जाएगा, तो जज वहीं से आपको डिस्चार्ज कर देगा, आपका केस वहीं से खत्म हो जाएगा। अब डिस्चार्ज कैसे पड़ेगी, किस सेक्शन में पड़ेगी, इसकी बात करते हैं। तो अगर आपका केस जो है वो, मैंने आपको एक कंडीशन बताया था पिछली वीडियोज में कि आपका केस ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है या ट्राइबल बाई सेशन है। अगर ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, यानी ऐसी धाराएं लगी हैं जिसमें विचारण मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही होना है, तो इस स्थिति में आपका पुराना सेक्शन जो था वो था सेक्शन 239 सीआरपीसी, और नया सेक्शन जो है वो 262 हो गया है। लेकिन इस सेक्शन में डिस्चार्ज वही पड़ेगा जो धाराएं ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, ये आप ध्यान रखिए, हर उसका सेक्शन अलग अलग है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अगर ट्रायल चल रहा है तो आप 262 BNSS के अंतर्गत डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करेंगे। क्या इसमें कहा गया, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, द एक्यूज्ड में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। जो पुराने अपने सीआरपीसी का कानून था उसमें ये था, ये सब लिमिट नहीं दिए गए थे कि कितने दिन में क्या करना है, अब इसमें लिमिट नए कानून में दे दिया गया है, क्योंकि ट्रायल स्पीडी हो, जल्दी खत्म हो, इसलिए इसमें ये सब लिमिट के बारे में बात कर दी गई है। 14 डेज के अंदर उसमें बता दिया कि कॉपी देनी है, इसमें बता रहा है कि 60 डेज 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 230, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने सप्लाई करी उसके 60 दिन के भीतर क्या करना होगा, एक्यूज्ड को डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसमें और पॉइंट नंबर 2 में भी इसको थोड़ा डिफाइन किया गया। इफ अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विथ इट under 193 and making such examination if any of the accused either physically or through audio video electronic means as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate consider the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। यानी क्या होगा, आपने एप्लीकेशन मूव करी तो जो पुलिस प्रपत्र है उसके अवलोकन किया जाएगा, अगर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत है तो उसका भी अवलोकन किया जाएगा, और जो प्रोसिक्यूशन है, जो शिकायत करता है, उसको भी सुना जाएगा। अगर उसके सुनने के बाद में भी मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि केस मेड आउट नहीं हो रहा है आपके अगेंस्ट, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, आपको डिस्चार्ज कर देंगे, और डिस्चार्ज करते समय क्या करेंगे, उसका रीजन भी लिखेंगे कि हम क्यों डिस्चार्ज कर रहे हैं। अगर इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट साहब ने आपको डिस्चार्ज कर दिया तो मुकदमा आपका यहीं से खत्म, फिनिश, कोई आगे ट्रायल नहीं चलेगा, ना कोई कार्रवाई होगी। ये हो गया अगर मजिस्ट्रेट की ट्रायल का मुकदमा है तो। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज की। ये है सीआरपीसी की सेक्शन 245 थी, और नए वाले में BNSS में 268 हो गई है। ये भी कहती है व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। अब आप कंफ्यूज होंगे कि किस किस सेक्शन में डिस्चार्ज पड़ेगा, तो इसकी भी कैटेगरी आपको मैंने पिछली वीडियोज में, शुरू के वीडियोज में, दूसरी तीसरी वीडियोज में मैंने आपको बताया था कंप्लेंट केस के बारे में। अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कंप्लेंट केस, जिसमें कि ना FIR पंजीकृत होती है, ना उसमें वो चार्जशीट आती है, उसमें जो होता कोर्ट जो होती है वो स्वतः ही कॉग्निजेंस ले लेती है, और उसमें आपके गवाहों के बयान होते हैं, फिर व्यक्ति को समन हो जाता है, फिर वहां से ट्रायल प्रारंभ होता है। ये मैंने डिटेल में बताया था वहां पिछली वीडियो में, दूसरी तीसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। वहां अगर चार्जशीट आई थी और आपके जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ समनिंग ऑर्डर हुआ था, तो और जो उनके खिलाफ सेक्शन लगी थी वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट थी, तो आपको उस सेक्शन में मूव करना है। और अगर कंप्लेंट के थ्रू आपके अगेंस्ट केस लिखा गया है
तो आपको सेक्शन 268 BNSS के अंतर्गत आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करना होगा। ठीक है, इसमें क्या सेक्शन कह रही है? When accused shall be discharged if upon taking all the evidence referred in section 267 the magistrate considers for reason to be recorded that no case against the accused has been made out which if unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him. Nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case for reasons to be recorded by such magistrate he considered the charge to be groundless। यानी कि आपने जो भी परिवाद पत्र दाखिल करने के बाद जो भी सबूत उन्होंने लगाए थे या आपने वहां कोर्ट में दिया था, उन सारे सबूतों का अध्ययन करने से अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि इनके खिलाफ केस मेड आउट नहीं हो रहा, तो आपके खिलाफ समनिंग ऑर्डर होने के बाद भी आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं और मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। और एनी प्रीवियस स्टेज, इसमें लिख दिया गया है एक्यूज्ड एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस, एनी प्रीवियस स्टेज पर वो आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं और आपका मुकदमा वहीं से खत्म कर सकते हैं। और डिस्चार्ज करने के साथ में मजिस्ट्रेट साहब जो है वो अपना रीजन भी लिखेंगे कि काहे हम इस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये हो जाएगा सेक्शन 268 में आपका एप्लीकेशन। अगर आपके खिलाफ कंप्लेन केस के अगेन केस लिखा गया है, FIR और चार्जशीट नहीं आई है, तब आप इस सेक्शन में डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेज की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने आपको बताया ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट के मामले, कंप्लेंट केस हो या चार्जशीट आई हो, अगर ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट सेक्शन की धाराएं हैं तो आप इन सेक्शंस में आप मूव कर सकते थे डिस्चार्ज एप्लीकेशन और मुकदमा शुरू होने से पहले ही मुकदमा खत्म करवा सकते थे। अब अगली स्टेज क्या है कि आपके जो क्लाइंट है, जो अभियुक्त है, उसके अगेंस्ट मुकदमा इस सेक्शन में लिखा गया है जिसका विचारण मजिस्ट्रेट कोर्ट में संभव नहीं है। उसका विचारण जो है वो सेशन कोर्ट में ही हो सकता है। अगर आप लोग मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी वीडियोज बनी है, आप देख सकते हैं। क्या है भैया, उसके साथ में वो सेशन ट्राइब्यूनल मामला है, तब क्या होगा भैया, तब इस स्टेज में कमिटल की एक स्टेज आती है, समनिंग ऑर्डर के बाद की ही स्टेज आती है जिसे कमिट कहा जाता है कि कमिट कर दिया गया, कचहरी की भाषा में कमिट किया जाता है। कमिटल क्या होता है? कमिटल को आपको आसान भाषा में तो ये बताएं, कमिटल ये होता है कि जो लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है वो कहता है कि ये साहब मेरे बस की नहीं, जैसे आपको कोई काम दे दिया जाए, कह दिया आपके बस की ना हो, तो कहा जाता है कि भैया ये मेरे बस की नहीं है, इसको रेफर करते हैं। जैसे आपको कोई केस दिया जाए, आप केस हैंडल न कर सके या आप के पास उस केस का एक्सपीरियंस ना हो, तो आप कहते हैं साहब इसको सीनियर साहब के पास भेजो, इसको हटाओ यहाँ से, तो सीनियर साहब देखेंगे, इसको डील करेंगे, बहुत बड़ा केस है, मैं नहीं देख पाऊंगा। वही चीज होती है मजिस्ट्रेट के यहाँ। कमिट जो होता है सेक्शन 232 BNSS के अंतर्गत क्या है, इसमें कमिटमेंट ऑफ द केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। ठीक है, व्हेन इन अ केस initiated on a police report or otherwise the accused appear or is brought before the magistrate and it's appear to the magistrate that the offense is tribal excusably by the court of session, he shall commit after complying with the provisions of section 230 or section 231 of the case to the court of session and subject to the court। इसमें जो मैंने आपको सरल भाषा में बताया वही हुआ। क्या करता है मजिस्ट्रेट? कमिट कर देता है कि केस ट्राइबल बाई सेशन है और सारी पत्रावलियों को वो उठाकर कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देता है, सेशन कोर्ट में भेज देता है कि अब वहां चलेगा विचारण। और फिर क्या होता है कि जो सेशन कोर्ट है वो आपको बुलाती है और आपका मुकदमा जो है वो सेशन कोर्ट में चलने लगता है। सेशन कोर्ट से भी अपना समन इशू नोटिस होता है, वहां आपको जानकारी हो जाएगी और वहीं से आपका मुकदमा चलने लगेगा। मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से पूरा काम खत्म हो जाएगा। अब जब वहां भी जाएगा तो भाई स्टेज वहां भी तो यही आएगी, यही स्टेज तो कहीं अलग से स्टेज बन के तो आएगी नहीं, यही स्टेज होगी कि वहां पहुंचने के बाद भी अब चार्ज फ्रेम हो, जज साहब यही कहेंगे, या जो मैंने आपको बताया 207 जो 230 हुआ था उसमें आपको कॉपी देंगे
सेशन कोर्ट में भी आपको पूरी कॉपी देंगे। इसके बाद में आपके कहेंगे कि अब इसमें चार्ज फ्रेम करवाइए, आपके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो और कार्रवाइयां आगे बढ़े। तो वहां भी आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करना होगा। अगर पहले आपका केस नहीं बन रहा है, मुकदमा नहीं बन रहा है, चलाने लायक नहीं है, तो वहां भी आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करेंगे। वहां डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप जो पुरानी सीआरपीसी थी उसकी सेक्शन 227 में था, अब ये हो गया है 250 में। ठीक है, सेशन में डिस्चार्ज मूव करने के लिए अगर केस ऐसा है जो ट्राइबल वाइज सेशन है, वहां डिस्चार्ज मूव करेंगे सेक्शन 250 में। 250 क्या कहता है? द अक्यूज्ड में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, वही जो है फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232, यानी कमिट होने के 60 दिन के भीतर जो अक्यूज्ड है उसे डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करना होगा कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष। इफ अपॉन कंसीडरिंग ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस and the document submitted therewith and after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। जहां भी वही स्थिति होगी, आपके जो एविडेंस आए हैं उस सारे एविडेंस को देखे जाएंगे जो पुलिस रिपोर्ट में आए हैं, और इसके बाद में प्रोसिक्यूशन को भी, जिसने कंप्लेनेंट है उसको भी और आपको भी सुनकर अगर जज साहब को ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट केस मेड आउट नहीं हो रहा तो आपको डिस्चार्ज कर देंगे। और डिस्चार्ज करने के साथ भी क्या करेंगे? रीजन ये बताएंगे कि इनको क्यों डिस्चार्ज कर रहे हैं, रीजन भी उसमें लिखेंगे। यही ये सेक्शन कहता है। तो आप सीधा सा मतलब ये समझिए कि अगर आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ है और इस स्टेज पर आ गया है कि आपने बेल भी करवा लिया, चार्ज फ्रेम होने जा रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है तो दूसरे सेक्शन में, अगर कंप्लेंट केस के थ्रू लिखा गया है तो दूसरे सेक्शन में, अगर कोर्ट ऑफ सेशन में उसका ट्रायल चल रहा है, ट्राइबल बाई सेशन है, तो दूसरे सेक्शन में आप मूव करेंगे। कुछ नहीं, अगर एप्लीकेशन की बात की जाए डिस्चार्ज एप्लीकेशन की, तो बहुत कुछ ज्यादा उसमें नहीं करना होता है। आपको सिंपल सा एक अपना सारा लिखना होता है कि जो आप पुलिस रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या चीजें हमारे अगेंस्ट केस कैसे नहीं मेड आउट हो रहा है। उन्हीं सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हुए आप उसमें लिख दीजिए और इसके बाद में एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हर केस में आपको डिस्चार्ज एक बार ट्राई करना होता है। वैसे डिस्चार्ज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत कम हो रहे हैं, बहुत ही रेयर केस में हो रहे हैं, लेकिन आपको पास जब रिमेडी अवेलेबल है तो आपको ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ट्राई करना ही चाहिए। ठीक है, अब फिर बात करते हैं अगली स्टेज की। अगली स्टेज क्या है कि भैया आपने डिस्चार्ज भी मूव किया, सारे सेक्शंस में सारी चीजें करी, लेकिन जो जज साहब हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये डिस्चार्ज आपका खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, अब चार्ज ही फ्रेम होना है। पहली स्टेज। इसके पहले की स्टेज अगर आपकी डिस्चार्ज खारिज होती है उसको भी समझ कर चलते हैं। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपने मूव की थी, डिसमिस हो गई है, तो आप सेशन कोर्ट में उसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट से भी डिसमिस हो गई तो आप हाई कोर्ट ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी डिसमिस हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन में इन चीजों को डाल रहे हैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन को, तो वहां से डिसमिस होने के बाद आप रिवीजन हाई कोर्ट में कर सकते हैं और हाई कोर्ट से डिसमिस होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये आपके पास रिमेडी अवेलेबल होती। लेकिन आपको कहीं से रिमेडी नहीं मिली, सारी जगहों से आपको निराशा ही मिली, आपका अक्यूज जो है वो डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो जब डिस्चार्ज नहीं हुआ तब क्या होगा? तब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करेंगे जज साहब। चार्ज कैसे फ्रेम होता है ये मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मेट। जो जज साहब होंगे वो अपना नाम लिखकर और अभियुक्त का नाम लिखकर बताएंगे कि मैं आपके ऊपर निम्न आरोप लगाता हूं कि, क्या आरोप लगाते हैं? या कि वर्ष 2015 में वादी सो एंड सो की पुत्री के विवाह आपके साथ होने के समय मोटरसाइकिल, एक मटरमाला, एक सोने की अंगूठी और 21,000 रुपए नगद दहेज के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। जो भी आपके अक्यूज के खिलाफ सेक्शन लगे होंगे उस सेक्शन में ये आरोप लगाते जज साहब चले जाएंगे, एक एक अपना आरोप लगाएंगे। अगर उनको लगता है कि कुछ वैकल्पिक आरोप भी आपके अगेंस्ट बनता है तो आपके अगेंस्ट वो वैकल्पिक आरोप भी लगा देते हैं। जैसे इसमें 302 का वैकल्पिक आरोप भी उन्होंने लगा दिया कि आपके अगेंस्ट ये सेक्शन बन नहीं है, आपने उसकी हत्या कारित की है। ये सारे जो आरोप लगाएंगे, इस आरोप को
आपको पढ़कर सुनाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये सारे आरोप लगाए जाते हैं। अगर इन सारे आरोपों को जो अभियुक्त है वो वही स्वीकार कर लेता है, तब भी ट्रायल नहीं चलेगा, तब भी मुकदमा नहीं चलेगा उसके अगेंस्ट, तब वहीं से उसको सजा हो जाएगी जो होनी होगी, जो भी सजा देना होगा जज साहब को। लेकिन जब आप इसको आरोप को डिनाई करते हैं कि नहीं, जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, तब इस स्थिति में क्या होता है, जैसे ये यहां लिखा गया है, आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया, समझाया गया, अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और परीक्षण की मांग की। ये अभियुक्त की ही मांग पर आपके ट्रायल शुरू होते हैं, नहीं वहीं से मान ले, वहीं से मुकदमा खत्म हो जाए, कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे डिस्चार्ज हो जाए वहीं मुकदमा खत्म हो जाए। ऐसे आपके अगेंस्ट चार्ज बन रहा है और आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सब सही है, तो वहीं से आपको सजा हो जाएगी, वहीं से मुकदमा समाप्त हो जाएगा। अब अगर आपके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो गया ये आपने, और आपने मना भी कर दिया उनको कि हाँ हमारे अगेंस्ट जो है ये सब जितने आरोप आपने लगाए हैं ये झूठे हैं, मुझे साक्ष्य देना है, आप इसका परीक्षण करिए, तब मुकदमे का ट्रायल यहां से शुरू हो जाता है। और ट्रायल शुरू होने के बाद क्या होता है, जो भी विटनेस होते हैं, जब चार्जशीट लगाता है दरोगा तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसमें विटनेस की एक लिस्ट बनाकर भी रखता है। उस लिस्ट से विटनेस को कोर्ट से समन हो जाता है, ये ऑटोमेट प्रक्रिया है। कोर्ट क्या करती है, विटनेस को समन कर देती है और विटनेस आकर कोर्ट में गवाही देता है। अब यहां से गवाही और ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब एक सवाल आता है कि अगर कोर्ट में जो अभियुक्त है वो आकर, या जो गवाह है वो आकर गवाही देता है, तब आपके पास क्या विकल्प होगा, आपको क्या करना होगा, ट्रायल के बीच में आपको कौन से सारे हथकंडे अपनाने हैं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि जब छोटी छोटी ही बन रही है, अराउंड 20 मिनट की वीडियोज बन रही है, तो 20 मिनट का ही रखते हैं। इससे ज्यादा करने पर फिर आप लोगों को इरिटेशन होगा और समझने में भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए धीरे धीरे करते हैं। अब यहां तक आप लोग समझ गए हैं। अब आपके कोर्ट में गवाह आ रहा है, उससे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, उससे आपको कैसे टैकल करना है, और परीक्षण के बीच में जब ट्रायल चल रहा है तो आपको कौन सी बारीकियों का ध्यान रखना है, कौन सा हथकंडा खेलना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज से आप लोग कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।